टॉपिक है नज़रुल मा, इसको मोतियाबिंद भी कहते हैं, अंग्रेजी में इसको कटक बोलते हैं। लिख रहा है, ये काफी लंबा चैप्टर है, इसलिए कल मैंने इसको कंटिन्यू नहीं किया था, और इससे बहुत सारे सवाल अक्सर पूछे जाते हैं एग्जाम में। तो ये आपकी बुक में लगभग 10 पेज में है या ज्यादा ही है, 10 सफ़े में है। ठीक है, इसको कंसाइज किया गया है यहाँ पे, अगर आप पढ़िएगा उसको तो आपको अच्छा खासा वक्त लग जाएगा पढ़ने में इंशाल्लाह। इसमें बहुत सारे जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं वो एक जगह रख दिए गए हैं। ठीक है, लिख रहा है कि इस मर्ज की असली माहियत ये है कि इस मर्ज में रतूबत जलीदिया, क्लियर रहना चाहिए रतूबत जलीदिया क्या है, लेंस को बोलते हैं, और इसका गिलाफ ये भी क्लियर रहना चाहिए, उसके खिलाफ जो है वो तबका अनकबूतिया के नाम से जाना जाता है। मकदर और गलीज हो जाता है, मकदर यानी थोड़ा गदला हो जाता है। गदला का मतलब जैसे पानी आप साफ सुथरे ट्रांसपेरेंट ग्लास में अगर रखते हैं तो किस तरह से साफ दिखाई देता है, लेकिन अगर पानी में कुछ गंदगी आ जाए तो वो आर पार क्लियर नहीं दिखाई देगा। उसी तरह की कैफियत यहाँ पर होती है कि रतूबत जली दिया यानी जो आपका लेंस है या उसका गिलाफ, साथ में उसका गिलाफ मकदर और गलीज हो जाए। ये ख्याल इतना कदीम है कि इसका तज़किरा मुआलजात बुकरातिया नामी किताब में भी मिलता है। और ये इस गलतफहमी में नहीं रहिएगा कि जो मुआलजात बुकरातिया किताब है ये बुकरात की लिखी हुई है, ठीक है, उनकी लिखी हुई नहीं है, बल्कि बाद के तबीब अल्लामा तबरी ने इसको लिखा है। ठीक है, इसलिए कंफ्यूजन में नहीं रहिएगा कि मुआलजात बुकरातिया बुकरात का लिखा हुआ है। अगली दो हिस्सों पर मुश्तमिल होती है, बैरूनी हिस्सा कशरा यानी पोस्ट कहलाता है, और अंदरूनी हिस्सा नवात यानी बीज या गुठली कहलाता है। यानी अगर लेंस को आप देखेंगे तो एक कवरिंग है, लेयर है, जैसा है अनकबूतिया तबका अंकबूतिया के नाम से जानते हैं। दूसरा उसके अंदर पाए जाने वाला रतूबत है जिसको हम लोग रतूबत जलीदिया कहते हैं। तो बाहर वाले हिस्सा को कशरा बोलते हैं, कशरा छिलका बोलते हैं जिसको आप, कशरा माने छिलका होता है, तो छिलका बोले, पोस्त बोले, है ना, या और फिर अंदरूनी हिस्सा नवात, नवात को या बीज या गुठली बोलते हैं। ठीक है, आगे लिखा है यानी जलीदिया के बारे में कहा गया कि जलीदिया दो हिस्सों में मुश्तमिल है, बाहर का हिस्सा जो है वो कचरा या पोस्ट कहलाता है, अंदरूनी हिस्सा जो नवात या बीज या गुठली के तौर पर जाना जा सकता है। आगे लिखा है समरकंदी ने नज़रुल मा को सुद्दी मर्ज कहा है। ये पॉइंट याद रखिएगा, ये सवाल पूछा जा सकता है कि सुद्दी मर्ज नज़रुल मा को किसने कहा, समरकंदी ने कहा, और भी नाम डाले जा सकते हैं, सही जवाब क्या होगा, समरकंदी ने कहा। सुद्दी, सुद्दी मर्ज सुद्दा पैदा करने वाला यानी रुकावट, इस रास्ते में रुकावट पैदा करने वाला मर्ज है। तो यहाँ पे किसका सुद्दा होता है, अमूमन सुद्दा जो हम लोग इस्तेमाल करते हैं वर्ड इस्तेमाल करते हैं किसी ब्लड सर्कुलेशन के रास्ते में कोई चीज आ जाए और उसके रास्ते को रोक दे, उसको सुद्दा बोलते हैं। लेकिन यहाँ पर कौन सा सुद्दा है, यहाँ पर उस तरह का सुद्दा तो नहीं है, लेकिन यहाँ पर रोशनी जो आर पार हो रही है उसके रास्ते में कोई रुकावट पैदा हो जा रही है, वो यहाँ पर सुद्दे से वो मुराद लिया गया है। यानी रोशनी जो है बाहर से अंदर जानी चाहिए, वो इसकी वजह से अंदर नहीं जा पाएगी, तो रास्ते में रोशनी के सुद्दा हो गया, इसीलिए इन्होंने समरकंदी ने नज़रुल मा को सुद्दी मर्ज कहा है। आगे लिखा है सख्त किस्म का दर्द इखलात को जोश में ले आती है। ठीक है, ये सब अलग अलग मुतफरिक पॉइंट है, उसको इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को नोट किया गया है, इसलिए सब कुछ जरूरी नहीं कि एक ही जगह पे रिलेट हो, अलग अलग जगह से अलग अलग पॉइंट भी हो सकता है। सख्त किस्म का दर्द इखलात को जोश में ले आती है, शदीद सुदा, सुदा ने सर दर्द की सूरत में, इसी वजह से रतूबत के मकदर होने से मोतियाबिंद होता है। आपने पीछे पढ़ा होगा सुदा में कहीं पर कि सुदा जिसको शकीका होता है उसको मोतियाबिंद होने का खतरा रहता है। ठीक है, यहाँ पर उस बात को फिर से दोहराया गया है कि अगर किसी को सुदा हो, यानी सर में दर्द हो, तो उसकी वजह से जो रतूबत जलीदिया है वो मकदर हो सकता है, गदला हो सकता है, उससे मोतियाबिंद हो जाएगा। उसके ठीक पहले पॉइंट लिखा है कि सख्त किस्म का दर्द इखलात को जोश में ले आती है। अब ये जो सुदा है वो भी
सर दर्द में जो शदीद शुदा है, शदीद किस्म का सर दर्द है, उसके बारे में लिखा है कि अगर शदीद सर दर्द हो तब ये डेवलप होगा। आमतौर पर, ठीक है। और क्यों होता है ऐसा भी शुरू में लिखा है कि सख्त किस्म का दर्द जो है इखलाक को जोश मिल जाती है, इस वजह से ऐसा होता है। आप में से किसी का कौन है? ठीक है। आगे लिखा है नजुल मा की शैखुकी किस्म जो बुढ़ापे में पाई जाती है सबसे ज्यादा आम है। नजुल मा की शैखुकी किस्म जो बुढ़ापे में पाई जाती है, क्या हो गया इनका, ज्वाइन नहीं कर पा रहे हैं। शैखुकी किस्म के बारे में कह रहा है कि आम है, और हम लोग भी देखते हैं आसपास में भी कि बूढ़े लोगों को मोतियाबिंद हो जाता है। इसलिए यहाँ पे लिखा है कि जो नजुल मा की शैखुकी किस्म है ये सबसे कॉमन पाई जाती है। चलिए आगे लिखा है नजुल मा की इब्तिदा में आंखों के सामने मच्छर, मक्खी और बाल वगैरह दिखाई देता है। इनको इस्तिलाहन ख्यालात कहा जाता है। देखिए ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। ख्यालात हम लोग क्या समझते हैं, जो हमारे जहन में घूमता है, दिमाग में घूमता है, उसको ख्यालात बोलते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या कह रहा है, नजुल मा के मरीज के आंखों के सामने, या नजुल मा के मरीज को उसको आंखों के सामने मच्छर, मक्खी या बाल वगैरह दिखाई देता है। उस शक्ल को, उस सूरत को जो उसको दिखाई देता है जो कि सामने में नहीं है, उसको इस्तिलाहन ख्यालात कहते हैं। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जा सकता है। आगे लिखा है कि नज़रुल मा में फसाद लाहक होने से भी आंखों के सामने ख्यालात नजर आते हैं। नज़रुल मैदा में फसाद लाहक होने से भी आंखों के सामने ख्यालात नजर आते हैं। आगे लिखा है कि अक्सर इब्तदाई दर्जात में कसरुल बसर की शिकायत हो जाया करती है, कोई इल्तिहाबी अलामात नहीं पाई जाती। कसरुल बसर की शिकायत हो जाती है। कसरुल बसर क्या है, अगर डिटेल मिल जाए तो बेहतर रहेगा। कसरुल बसर का मतलब ये हुआ कि देखने में रुकावट पैदा होती है, देखने में कुछ अलग से वहां उसको कसरुल बसर को दिखा नहीं लिखा है डिटेल में। बस इतना समझिए कि कसरुल बसर का मतलब हुआ कि क्लियर दिखाई नहीं देती है। शुरू शुरू में क्या होता है, कोई चीज धुंधला दिखाई देता है, ठीक है। तो इब्तदाई दर्जात में कसरुल बसर की शिकायत पाई जाती है। नजुल मा के 4 दर्जात लिखे हैं, इब्तदाई दर्जा, दूसरा फूलने का दर्जा, तीसरा पकने का दर्जा, चौथा पुख्ता होने का दर्जा। तो इब्तदाई दर्जा जो शुरुआती दौर है, जिसमें बताया गया कि इब्तदाई दौर में आंखों के सामने कुछ घूमती हुई नजर आती है, मक्खी मच्छर जैसी। फूलने के दर्जे में लिखा है इसमें सितारा नुमा साफ निशान दिखाई दिखाई देते हैं। जब आप बाहर से देखेंगे आंखों में तो आपको ये निशानात दिखाई देंगे। पकने के दर्जे में लिख रहा है कि इस दर्जे में रतूबत का बेशतर हिस्सा गायब हो जाता है। उसको पुख्ता इसलिए कहा जाता है क्योंकि इस वक्त को इसको सही से निकाला जा सकता है। तो ये पकने का दर्जा, पुख्ता होने का दर्जा है, यानी तीसरे दर्जे में इसको निकाला जा सकता है। चौथा दर्जा जो है ज्यादा पुख्ता दर्जा है, इस वक्त मोतिया सफेद नजर आता है। आप मोतिया के मरीज को देखेंगे तो अगर एक आंख में अगर है, दूसरी आंख में नहीं है, तो एक आंख बिल्कुल काला और दूसरा वाला जो आंख है जिसमें मोतिया होगा वो गदला दिखाई देगा या दूधिया जैसा दिखाई देगा, या कालापन थोड़ा कम दिखाई देगा। तो इसके 4 दर्जात बताए। इसमें से सवाल कहाँ पूछा जा सकता है कि सितारा नुमा साफ निशानात किस दर्जे में दिखाई देते हैं, दूसरे दर्जे में या फूलने के दर्जे में। तीसरा सवाल ये हो सकता है कि मोतिया के हाँ बेटा आ जाइए। तो ये सवाल, एक सवाल ये हो सकता है कि किस दर्जे में मोतिया को सही से निकाला जा सकता है।
तो सही जवाब क्या होगा, पकने का दर्जा। ठीक है, पुख्ता मोतिया इलाज, पुख्ता मोतिया का इलाज जो बिनाई को पूरी तरह से रोक लेता है, इसका है। यहाँ पे इसने बताया कि अगर मोतिया पक गया है, पुख्ता हो गया है, जो तीसरा दर्जा है, ये दूसरे दर्जे से आगे चला गया है, तब इसके इलाज में बताया कि उसका इलाज जो है अमल कदा है। और अमल कदा क्या है, लिखा कि अमल कदा के जरिए मोतिया को दबाकर एक मकाम से दूसरे मकाम की तरफ हटा दिया जाता है, या चूस कर या तबकात को काट कर खारिज कर दिया जाता है। यानी अमल यद है, एक तरह की सर्जरी है, सर्जरी करके ही हम पुख्ता मोतिया का इलाज कर सकते हैं। ठीक है, तो सर्जरी के जरिए क्या करते हैं, मोतिया को दबाकर, यानी उस लेंस को, लेंस तक हम चीरा लगाते हैं, चीरा लगा करके उसको दबाकर या चूस कर उसके मादा को, जो गदला होगा उस मादा को खारिज कर देना ही अमल कदा कहलाता है। आगे लिखा है कि जिस आला से तबका मुल्तहिमा को छेद कर मोतिया निकालते हैं उसे आला महद कहते हैं। मेरे ख्याल से ये आला महद इससे पहले भी आया था पिछले क्लास में या उससे पिछले क्लास में। आला महद एक क्या है, तिकोना लोहे का आला था, आला है जिससे चीरा लगाते हैं आंख में। तो यहाँ पर ये सवाल भी कई बार पूछा हुआ है, आप लोग याद रखिए कि आंख में तबका मुल्तहिम को छेद करने के लिए जिस आले का इस्तेमाल करते हैं, जिससे हम मोतिया निकालने की बात करते हैं, मोतिया बिन के सर्जरी में, उस आला को आला महद के नाम से जानते हैं। अमल मस, मीम स्वाद है, मस, अमल इराक भी कहते हैं। अमल का मतलब प्रोसेस है, प्रोसीजर। और इराक में एक खास किस्म का काम इस्तेमाल किया जाता था, तो इसलिए उसको अमल इराक भी कहा जाता है। मस के माने चूसना होता है, क्योंकि इसमें चूस करके उसके माध्यम से निकाल लिया जाता है, इसलिए उसको अमल मस भी कहते हैं। लिख रहा है कि मोतिया का इलाज के लिए एक होलदार महद, होलदार का मतलब क्या हुआ, एक सलाई है, लंबा सा है, जिसके अंदर होल पाया जा रहा है। होल पाया जाएगा तो उससे हवा आर पार जा सकती है। ठीक है, होलदार महद आंख में डालकर मालिज अपने मुंह से दूसरे सिरे से मोतिया के पानी को चूस लेता है, ये अमल ही अमल मस्क कहलाता है। मस्क माने चूसना होता है। अबुल कासिम ज़हरावी ने लिखा है कि इराक में फूलदार महद बनाया जाता है, जिससे मोतिया को चूस लिया जाता है, गालिब इसी वजह से इसे अमल इराक भी कहते हैं। जैसे अब लोग को मालूम होगा कि ज़हरावी जो है वो आंखों के इलाज के माहिर थे। ठीक है, अबुल कासिम ज़हरावी को नाम से भी जानते हैं। हेलो, कुछ कुछ पूछना है क्या? नहीं सर, वो जैसे अबुल कासिम जोराबी ये फादर ऑफ सर्जरी है ना। सॉरी, हाँ, ये अब मैं अलहसन के बारे में बोल दिया। अबुल कासिम ज़राबी जो है फादर ऑफ सर्जरी कहलाते हैं। अल हैशम जो है उनको फादर ऑफ ऑप्टिक्स कहते हैं, जो आंख के बारे में डिस्क्रिप्शन दिया था जिन्होंने, कि आंख में देखने का क्या तरीका होता है, क्या अमल होता है, और फिर आंखों के इलाज के बारे में उन्होंने बताया था। तो वो फादर ऑफ ऑप्टिक्स कराते हैं इब्न हैशम। और ये अबुल कासिम ज़राबी ये फादर ऑफ सर्जरी है। तो इन्होंने आंख की सर्जरी या कैटरेक्ट की सर्जरी का भी जिक्र किया है, और इसमें उन्होंने लिखा है इराक में फूलदार महल बनाया जाता है, जिससे मुद्दे जाता है, गालिबन इसी वजह से इस अमल को अमल इराक भी कहते हैं। मोतिया की वो किस्म जिसमें अमल कदा नहीं किया जाता, 5 है। इस सवाल में बहुत इंपॉर्टेंट है कि मोतिया की किन किस्मों में अमल कदा नहीं करते। तो गमामी जो अब्र की मानिंद है, जीब पारा की मानिंद, हसबी गच या चूना जैसी, आसमान जूनी या आसमानी, मुंतशिर, हालांकि इसके अलावा और भी इकसाम है जो अमल कदा के लायक नहीं है, जैसे जुजाजी, अबियज, बर्दी, सब्ज, जर्द, सुनहरा, अरजक और स्याह। लेकिन अगर आपसे सवाल पूछे कि अमल कदा की वो कौन से कितनी किस्में हैं जिनका अमल कदा नहीं किया जाता, तो वो 5 ही लिखना होगा, क्योंकि किताब वाज़े तौर पर
5 किस्मों का जिक्र किया है, लेकिन बाकी को उसके अलावा में रखा है। ठीक है, तो इसलिए जब भी सवाल अगर इस तरह की पूछे कि इनमें से वो कौन सी किस्में हैं जिसमें से हम मुलाकात नहीं करते, तो 5 ही लिखना होगा और 5 के में इनका जिक्र करना होगा। आगे लिखा है कि अतिब्बा जब मोतिया जल्द इकट्ठा हो जाए तो वो मरीज को मछली खाने का हुक्म देता है। देखिए, ये बहुत अच्छा सवाल है। ये कब करते हैं? जैसे दूसरे दर्जे में मरीज है और वो ठीक नहीं हो रहा, मतलब हमारी दवाओं से नहीं ठीक हो रहा है, लेकिन अब वो चाह रहे हैं उसका सर्जरी हो जाए, तो क्या करना होगा? जल्दी अगर वो ठीक, मतलब सर्जरी की तरफ ले जाना है, तो हमको सर्जरी करना है तीसरे दर्जे में। तो अतिबा ने बताया कि मोतिया जल्द इकट्ठा हो जाए का मतलब क्या, वो पुख्ता होने लगे, वो मुंतशिर है, फैला हुआ है या कम है, तो वो इकट्ठा हो जाए, पकने लगे, तब लिख रहा है कि उसको मछली खाने का हुक्म देते हैं। जब मछली खाता है तो उसका मोतिया जल्द पक जाता है। नजरुल माँ के इलाज के दिगर अमाल 6 किस्म के हैं, जिसमें से किस्म अव्वल, दोम और सोम को अमल इस्तिसाल कहते हैं, चौथे को अमल तसकीब, पांचवा अमल मस या अमल इराक, जिसमें चूसने के लिए रबड़ की थैली लगाई जाती है, और छठी किस्म अमल तनकीस है, जिसमें रतूबत जलीदिया को अपनी जगह से हटाकर नीचे डाल दिया जाता है। तो ये आप लोग याद रखिएगा कि नजरुल माँ के इलाज में क्या बताया गया कि 6 किस्म का इलाज है, और अव्वल दोम सोम को अमल इस्तिसाल के नाम से जानते हैं, चौथे को अमल तस्कीब, पांचवें को अमल मस, और छठे को अमल तनकीस कहते हैं। आगे लिखा है मौसम के लिहाज से मोतिया का ऑपरेशन मौसम सरमा, यानी शिद्दत सरमा के सिवा, बहुत ज्यादा ठंडी नहीं हो तो मौसम शर्मा में करना बेहतर है। सरमा मतलब ठंडे का मौसम, रबी और खरीफ में कराना बेहतर है, गर्मी का मौसम मुनासिब नहीं। ये सब कुछ बता दिया। सवाल अगर पूछा कि सबसे अच्छा मौसम कौन सा है, तो मौसम सरमा। फिर बताया किसमें बेहतर है, तो रबी और खरीफ। रबी और खरीफ में बेहतर का मतलब ये नहीं हुआ कि हम सरमा से बेहतर, सरमा से बेहतर नहीं, बल्कि सबसे अच्छा मौसम सरमा है, लेकिन अगर सरमा में नहीं करा पाए तो रबी और खरीफ में भी करा सकते हैं, लेकिन गर्मी में नहीं करना चाहिए, वो मुनासिब नहीं है। इस अमल के लिए सुबह का वक्त ज्यादा बेहतर है। अमल के तीसरे रोज मुआलिज को जख्म देखना चाहिए कि जुड़ गया या नहीं, लेकिन इसकी पूरी तहकीक छठे रोज से कबल ना करे, और 10वें रोज तक पट्टी बांधे रखे। आदत के मुताबिक अमल से आंखों से काम लेना 20 के बाद। ये लाइन का कोई इम्पोर्टेंट नहीं है अब, क्योंकि अब इस तरह का जो हम लोग यहाँ ट्रीटमेंट ही नहीं है। अब तो वो जो मॉडर्न तरीके से इलाज होता है या ऑपरेशन होता है, उसमें इसका कोई मामला नहीं है। चलिए, तो ये था नजुल मा या कैटरेक्ट। आगे है माए अखजर या सब्ज मोतिया भी कहते हैं इसको। इस मर्ज में खुर्रा चश्म के अंदर मामूल से ज्यादा रतूबत पैदा हो जाती है, यानी जितना रतूबत होना चाहिए उससे ज्यादा पैदा हो गया, और जज्ब कम होती है, इसलिए आंख के ढेले का अंदरूनी तनाव बढ़ जाता है। नतीजा यह होता है कि बीनाई धीरे धीरे कम होती जाती है। ये रतूबत से मुराद रतूबत जलीदिया नहीं है, बल्कि ये दूसरी रतूबत जो हमारे पास एक्वोसुमर विट्रोसुमर भी है, उनके बारे में कह रहा है कि उनमें रतूबत ज्यादा बढ़ जाती है, जिसकी वजह से वो उसकी वजह क्या है, पैदा ज्यादा हो रही हो, कम जज्ब हो रही हो, तो जाहिर बात है उसकी मिकदार बढ़ जाएगी। मिकदार बढ़ जाएगी तो आंख का ढेला जो है उसमें अंदरूनी तौर पर तनाव ज्यादा हो जाएगा और बाहर निकला हुआ दिखाई देगा। इसमें लिखता है कि बिनाई धीरे धीरे कम हो जाती है। इसकी 4 किस्में, हाद, मुजिल, नौबती, सानवी। यह किस्म नासूर या तस्वीर वगैरह से हो जाया करता है। नौबती मतलब नौबत का मतलब होता है एपिसोडिक, हुआ फिर एपिसोडिक। जी, ओके सर। एपिसोडिक यानी एपिसोड आता है इसका। ठीक है। सानवी का मतलब सेकेंडरी। सेकेंडरी कब? जब कर्निया के नासूर या तस्वीर की वजह से हो तब तो हम सानवी बोलेंगे। ठीक है। हजूज, आंखों का बाहर निकल आना, ये मर्द इम्तला, और इस्तिरखा से पैदा होता है। इम्तला जानते हैं आप लोग, कंजेशन होना। जुख्ता जानते हैं, भींच जाना या जर्ब लगना या दबाव पड़ना। इस्तिरखा जानते हैं कि पालसी होना, उससे पैदा होता है। 30 एक दवा है, बरगद की दाढ़ी या इसकी जैसी कोई और दवा है। 30 के बारे में कहा कि ये मैंने ऐसी नोट कर दिया, हालांकि आप
कुछ इंपॉर्टेंट लग रहा था इसलिए, नहीं तो तीसरी बार अगर पूछे कि क्या है तो लिख रहा है कि बरगद की दाढ़ी या उसी की जैसी कोई दवा है। लागरी चश्म, सिलुल आयन, सिलुल आयन, सिल माने लागरी होता है, सिल माने ट्यूबरक्लोसिस भी बोलते हैं हम लोग, ठीक है, लेकिन बेसिकली वो लागरी ही है, क्योंकि ट्यूबरक्लोसिस में लागरी होता है इसलिए उसको सिल के नाम से जानते हैं। इस मर्ज में रतूबत जलीदिया, जोजाजिया या बैजिया में कमी पैदा हो जाती है, जो कि अक्सर कसरत इस्तफराग की वजह से होता है। अच्छा चलिए खेलिए उधर। इस मर्ज में रतूबत जलीदिया, जुजाजिया या बैजिया में कमी पैदा हो जाती है, जो कि अक्सर कसरत इस्तफराग की वजह से। कसरत इस्तफराग का मतलब इस्तफराग फसद से हो सकता है, इसहाल से हो सकता है, इदरार से हो सकता है, हमारे जिस्म के पसीने निकलने से हो सकता है, ठीक है, कहीं से भी इस्तफराग हो, या फिर औरतों में हैज से हो सकता है, निफास से हो सकता है, कहीं से भी इस्तफराग हो, उसकी वजह से जिस्म से फ्लूइड कम होता है। तो लिख रहा है कि ऐसा भी हो सकता है कि आंख के जो फ्लूइड्स है वो कम हो जाए। जालिनुस ने हिलतुल बर में लिखा है कि अमराज चश्म में अफ्यून के मुरक्कबात से ज्यादा दिनों तक इलाज करने से बिनाई जायल हो जाती है। ये सिर्फ इसके अलावा भी कहीं पे आएगा। तो यहाँ पर तीन चीज इंपॉर्टेंट है। एक तो कि जालिनुस की किताब है हिलतुल बर, ये सवाल हो गया। दूसरा हो गया कि अमराज चश्मे अफ्यून का इस्तेमाल ज्यादा दिनों तक नहीं करना चाहिए, क्योंकि उसके उसे क्या होता है, बिनाई जायल हो जाती है, ठीक है। तो यहाँ पर कई सवाल हो गए। या फिर ये सवाल भी हो सकता है कि अफ्यून के इस्तेमाल करने से बिनाई जालिम हो जाती है, ऐसा किसने कहा, उसने कहा। या ये सवाल हो सकता है कि ऐसा कहाँ किस किताब में लिखा है, तो बारे में लिखा है। तो कई सारे सवाल इससे पूछे जा सकते हैं। अगला सवाल है, अगला पॉइंट है जरका, गरबा चश्मी भी बोलते हैं। अंबिया का रंग आसमानी हो जाए, का रंग आसमानी हो जाए और स्याही घट जाए, जिसको कहते हैं जरका कहलाती है। अच्छा, ऐसा नहीं है कि किसी का करंजी अगर पहले से हो तो उसको हम जरका बोलेंगे, ठीक है। जरका असलिया जिसको खिलकी जरका भी कहते हैं, लाइलाज है। अगर किसी को करंजी बचपन से है तो उसका कोई इलाज करने की जरूरत नहीं है, तो वो बीमारी नहीं है, बल्कि उसकी आंखें उस कलर की है, ठीक है। लेकिन कोई बाद में हो जाए तब वो मर्ज में शामिल है, ठीक है। तो क्या लिख रहा है कि घट जाए, स्याही घट जाए और आसमानी रंग हो जाए। घटने का मतलब क्या हुआ कि पहले ठीक था अब घट गया है, तो पहले ठीक था अब रंग घट गया है, तब उसको हम करंजी आंखें या जरका कहते हैं। लेकिन कुछ लोगों में खिलकी तौर पर पाया जाता है, ये जरका असलिया है और ये लाइलाज है। इसके माने कहा जाता है कि इधर 1000 साल तक रहता है। शादंज मसूर की दाल जैसा एक दाना नर्म पत्थर, ये दो पॉइंट इसी में रहा होगा, इलाज तो उसी से रहा होगा, तो मैंने उसको यहाँ पे लिख दिया है। नहीं, नहीं। बरसुल ऐन, बरस आप जानते हैं लिकोडर्मा को बोलते हैं। यहाँ पर क्या मुराद है, बरस माने सफेद जैसा हो जाना। लिख रहा है कि गाहे जरका का सबब तबका अंबिया के मिजाज का फसाद है। इस किस्म का नाम अस्कंदर ने अपनी किताब कुन्नाश में बरसुल ऐन के तौर पर जिक्र किया है। इस बर्स का कोई ताल्लुक जिल्द के बर्स से नहीं है, लेकिन क्योंकि बरसुल ऐन में तबका अंबिया का रंग बिगड़ जाता है, ना कि जायल होकर सफेद होता है। बर्स का मतलब सफेद होना, लेकिन बरसुल ऐन से कतई मुराद ये नहीं का कलर वो सफेद हो गया है, बल्कि उसका जो रंग है वो बिगड़ गया है, जो ब्लैक रंग कलर था वो उससे हट गया है, ठीक है। और ऐसा क्यों हुआ है, तबका अंबिया के मिजाज के फसाद की वजह से। ऐसा किसने बताया, अस्कंदर ने बताया, किस किताब में, कुन्नाश में बरसुल ऐन का जिक्र किया है। सिलिया भी एक किस्म है जो इस वजह से पैदा होती है कि नुजुज याफ्ता पुख्ता तहलील हो जाती है, जिससे रंग हासिल हुआ करता है। ये चीज ये लाइन आपको समझ में आएगा नहीं, फिर से मैं पढ़ता हूँ। जरका सिलिया, सिल से पहले भी हम लोग देखे हैं, सिल मने होता है लागरी के, है ना, सिल मने होता है लागरी के। यहाँ पे लिख रहा है कि जरका सिलिया वो क्या है, एक किस्म है जो इस वजह से पैदा होती है कि नुजुज याफ्ता पुख्ता रतूबत,
वो रतूबत जो मुकम्मल तौर पर नुज़ुज पा चुकी है वो तहलील हो जाती है। यानी रतूबत पुख्ता हो गई हो तो वो कलर पैदा करेगी, लेकिन वो तहलील हो गई। अब उस रतूबत से हमको रंग मिलना चाहिए था, जिसे रंग हासिल हुआ करता है, रंग मिलना चाहिए था, लेकिन वो रंग नहीं मिल करके वो रतूबतें तहलील हो गई। नुज़ुज होने के बाद वो रतूबतें तहलील हो गई, तो ऐसी सूरत में वो कलर जो है वो आपको नहीं मिलता। ऐसी सूरत कहलाती है ज़रक़ा सिल्लिया। अगला पॉइंट है ज़ोफ़े बसर, बिनाई की कमजोरी। ये वो मर्ज है जिसमें चीजें अच्छी तरह से नजर नहीं आती। कोई सवाल किसी पूछ रहे हैं क्या, या ऐसे ही आवाज आ रही है? सर इसमें जरका सिलिया में सब्ज कलर होता है ना? जी, ज़रक़ा सिल्लिया में बोल रहा है कि आंखें नीली हो जाती हैं। जी सर इसमें आंखों का कलर नीला हो जाता है ना? नहीं, यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं कहा कि इसका कलर नीला हो जाता है, लेकिन ये कहा है कि जिस रतूबत से रंग बनती है वो रतूबत तहलील हो जाती है और रंग नहीं बना पाती। ज़रक़ा सिल्लिया में कहा कि जो नुज़ुज के बाद जिससे आपको कलर मिलता था, आंख में कलर कौन सी थी, ब्लैक कलर थी, अब वो कलर इसलिए नहीं मिल रही क्योंकि वो तहलील हो गई। ठीक है, और तहलील होने की वजह से उसकी रंगत जो है वो स्याही उसको नहीं मिलेगी। ठीक है, ऐसा कहीं पे ऐसा लिखा नहीं है यहाँ पे कि उसका कलर जो है वो आपने जो कलर लिखा है, ऐसा तो नहीं लिखा इसमें। सर इसमें लिखा है, क्या बोलते हैं, किताब में लिखा है। रहबर मौलजात में लिखा है। एक मिनट में देख लेता हूँ शहसबाब में। इसमें रुतुबत तहलील होके आंखें नीली पड़ जाती है। एक मिनट, ज़ोफ़े बसर, ज़ोफ़े बसर है ना बसर। हाँ ठीक है, ठीक है, आगे लिखा है इसमें, पूरा पढ़ लूँ तो क्लियर होगा। इसमें लिखा है कि गाय आंखों में जरकत इस वजह से पैदा होती है कि नुज़ुज याफ्ता पुख्ता रतूबतें तहलील हो जाती हैं जिनसे रंग हासिल हुआ करता है। चुनांचे नबातात की रतूबतें जब तहलील हो जाती है तो सफेद हो जाती है। इसी वजह से मरीजों और बुढ़ों के की आंखें असली रतूबत की तहलील हो जाने की वजह से नीली हो जाती है। लेकिन यहाँ पे अब इसको उसके से के साथ जोड़ना ये मुनासिब नहीं लगता। ठीक है, अ, इसने डायरेक्ट नहीं लिखा है इस तरह से कि इस किताब में कि ज़रक़ा सिल्लिया से वो नीली हो जाती है, क्योंकि यहाँ पर लिखा है कि मरीजों और बुढ़ों की आंखें असली रतूबत के तहलील हो जाने की वजह से नीली हो जाती है। ठीक है, ये मर्ज की किस्म है, यानी जो हम लोग पढ़ रहे हैं ज़रक़ा और बरसुलैन, उसकी किस्म में से है। तो कुछ काम है। ठीक है, इसलिए मैंने इसको यहाँ पर नोट नहीं किया। किताब में आपके लिखा है, लेकिन मैंने इसको वहां पर डायरेक्ट इसलिए नोट नहीं किया क्योंकि सीधे तौर पर उसको तहलील करके ऐसा नहीं लिखा है कि वो नीली हो जाती है। लेकिन अगले लाइन में उसने लिखा है मिसाल दे करके, नबातात की रतूबतें जब तहलील हो जाती है और सूखने लगती हैं तो सफेद हो जाती है, और इसी वजह से मरीज और बुढ़ों की आंखें इसकी वजह से नीली हो जाती हैं। ठीक है, इसलिए मैंने शायद मेंशन नहीं किया है कि इसकी रंग ढूंढने के बाद कौन सी कलर बनती है। लेकिन अगर नीली लिखा हुआ है वहां पे, यहाँ पे किताब में लिखा है, तो उसको एक्सेप्ट करना चाहिए। ठीक है, आगे लिखा है ज़ोफ़े बसर के बारे में कि वो मर्ज है जिसमें चीजें अच्छी तरह से नजर नहीं आती। कसरत जिमा आंख को बहुत ज्यादा खुश्क कर देती है, जिसके साथ आंखें भी खुश्क हो जाती हैं। कसरत जिमा दिमाग जिमा जो है वो जिसमें यबूसत लाती है, और दिमाग भी याबिस हो सकता है इसकी वजह से, और इसी के साथ दिख रहा है कि आंखें भी खुश्क हो सकती हैं। कसरत जमा रतूबत जलीदिया को खुश करती है, रूह के जौहर खुसूसन रूह नफसानी को लज्जत की वजह से और हरात गरीजिया को तहलील करने की वजह से बहुत ज्यादा खारिज करती है और कुव्वतों को कमजोर करती है। तो यहाँ पे दो सबका लुबलाब यह है कि कसरत जमा से खुश्की पैदा होती है, दिमाग में खुश्की, आंखों में खुश्की होती है, रतूबत जलीदिया में खुश्की होती है, और इसी वजह से
लिख रहा है कि हरारत गरीजा को तब्दील करने की वजह से बहुत ज्यादा खारिज होती है और कुव्वतों को कमजोर करती है, कुव्वतों को कमजोर करती है, इसलिए बिनाई भी कमजोर होती है। हसरमी पिसी हुई तूतिया है जो हसरम कच्चे अंगूर के पानी में परवरिश या मुदब्बर की जाती है। हसरम बोलते हैं कच्ची अंगूर को। हसरमी क्या है, यहाँ पर लिखा है पिसी हुई तूतिया के बारे में कि ये तूतिया है, कॉपर सल्फेट बोलते हैं तूतिया को। ये देखने में चूंकि इसके तूतिया का कलर ब्लू होता है, ठीक है, कच्चे अंगूर के पानी में परवरिश या मुदब्बर की जाती है, इसलिए इसको बोल रहे हैं। तखयुलात, इससे पहले हम लोग अभी देखे हैं इसमें मोतियाबिंद में ख्यालात, यहाँ पर भी ऐसी चीजें या ऐसी टॉपिक है, ऐसी झूठी और गलत शक्लें जो नादिर तौर पर बहालत मर्ज आंखों के सामने होती है, तो गजल हो सकती है। आंखों का दिखा सुतून दिखाई देना, चिंगारियां दिखाई देना, सफेद चीजों का दिखाई देना, बड़ी चीजों का छोटा नजर आना, बड़ा दिखाई देना, एक का चंद नजर आना, खड़ा आदमी दिखाई देना, कोई शय गिरती हुई दिखाई देना, नजदीक से ज्यादा दिखाई देना, दूर से ज्यादा दिखाई देना, ये अलग अलग शक्ल है, ये सूरत है जो झूठी तौर पर जो चीज सामने नहीं है उस तरह दिखाई देता है। तो उसमें से क्या क्या दिखाई देगा वो यहाँ पर बताया जा रहा है। ये सब चीज दिखाई दे सकता है, जो चीज छोटी है वो बड़ी दिखाई दे सकती है, जो बड़ी है वो छोटी दिखाई दे सकती है, और इसके अलावा भी ऐसी चीजें जो कि सामने नहीं है वो भी दिखाई दे सकती है। तो इसको तखयुलात बोलते हैं, ये ख्याली शक्लों का दिखाई देना कहते हैं। टॉपिक है होल, भेंगापन। इस मर्ज में हर चीज दो नजर आती है, लेकिन एक आंख से देखने पर एक चीज एक ही दिखाई देती है। ये सवाल पूछा जा सकता है कि होल में यानी भींगापन में एक आंख से कितना दिखाई देता है, तो दो आंख से बहरहाल दो दिखाई देती है, एक आंख से एक चीज एक ही दिखाई देगी। पैदाइशी हो लाइलाज, यानी जो बच्चा पैदा होने भींगा है वो लाइलाज है। पैदाइश के बाद होने वाले बच्चों को ज्यादा होता है, पैदाइश के बाद ज्यादा होता है क्योंकि बच्चों के आसाब नरम नाजुक है। बच्चे की पैदाइश के बाद होल ज्यादा हुआ करता है, और उसकी वजह बताया क्योंकि बच्चों के आसाब नरम और नाजुक होते हैं। बड़ों में आंखों मुहर्रिका के तशल्लुस से मर्ज होल हुआ करता है। आंखों के अजलात मुहर्रिका जो मसल्स लगे हुए हैं, 6 मसल्स लगे हुए हैं हमारे, उसके तशन्नुस से मर्ज होल हुआ करता है। इसी तरह से मर्ज फरानीतस, सरसा में गर्म में होल पैदा होता है। अशा, ये शबकोरी अर्थ है। इस मर्ज में मरीज रात के वक्त नहीं देख सकता, हत्ता के तारे नहीं नजर आते। जब मरीज शदीद हो तो मर्ज शदीद हो तो दिन में अगर बादल लग जाए तो भी देखना मुश्किल होता है। बहुत इम्पोर्टेंट है ये, यही इम्पोर्टेंट है कि आशा किसको बोलते हैं, ये कई बार पूछा हुआ है। शबकोरी को बोलते हैं, अरतौंदी को बोलते हैं, जिसमें नहीं था। तब का शुबकिया में मखलूती शक्लें खुलियात होते हैं, असूबा और मखलूती शक्लें खुलियात होते हैं, जिनमें से असूबा रात में नजर आने के लिए जिम्मेदार है। कौन से रॉड सेल की बात हो रही है यहाँ पे, लिहाजा असूबा की वजह से शबकोरी हो गए थे। इस मर्द के साथ अमूमन रमद, ये लाइन इंपॉर्टेंट है, इस मर्द के साथ अमूमन रमद याबिस होता है। मछली का तेल, कलेजी का रस निकालकर खिलाना मुफीद है। कलेजी का रस और मछली का तेल खिलाना मुफीद है। चलिए, जहर उसी के अपोजिट है, जहर या दिनौंधी बोलते हैं, दिनौंधी या रोजकोरी बोलते हैं। शबकोरी के उल्टा बरक्स, इस मर्द में दिन के वक्त दिखाई नहीं देता। इस मर्द का सब रूह की, जी रमद 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 हम लोग पीछे पड़े हैं, आशुब चश्म को बोलते हैं। शबकोरी के बरक्स इस मर्द में दिन के वक्त दिखाई नहीं देता। इस मर्द का सबब किल्लत, रूह की रिक्कत और किल्लत है। आगे लिखा है जो आफ्ताब की रोशनी और गर्मी से तरील हो जाती है। रूह कैसा है, रकीक है, पतला है, और किल्लत कम है, जिसमें कह रहा है कि धूप पड़ने पर ये रोशनी और गर्मी से रूह है वो तरील हो जाती है। और बाद में बताया कि तबका मशीमा के अंदरूनी परत की स्याही कम हो जाती है। बताया कि तबका
मशीमा के अंदरूनी परत की स्याही कम हो जाती है, जिसका काम रोशनी को जज्ब करना है। का छूट गया है, जिसका काम रोशनी को जज्ब करना है। सर्दियों के मौसम में ये मर्द ज्यादा हुआ करता है। इसका इलाज तरतीब है। तरतीब का मतलब क्या हुआ? रतूबत पहुंचाना, यानी दिमाग में रतूबत पहुंचाना। ये याद रखिएगा कि दिनौंधी का इलाज जो क्या है? दिमाग में रतूबत पहुंचाना है। बिना चलिए इसको भी देख लेते हैं। खफश, चंदा होना, ये भी सवाल पूछा हुआ है। सिर्फ टर्म ही पूछता है एग्जाम में, और कई बार पूछा हुआ है। खफश पूछा हुआ है, कमूर पूछा हुआ है ना, जहर पूछा हुआ है ना, उधर शबकोरी पूछा हुआ है। शबकोरी को जो हम लोग अशा बोलते हैं, ये पूछा गड्ढे में हुआ है। मच्छर काट रहा है, चिड़वा काटता है, मच्छर को काटते चिड़वो। ठीक है, म्यूट कर लीजिए। आवाज आ रही है? म्यूट कर लीजिए। पूछना हो तो ठीक है, वरना कोई सवाल है तो पूछिए। हाँ, तो इसको यहीं पे क्लोज करते हैं। कोई सवाल है किसी भी तरह का, क्लास या बुक से रिलेटेड, या अभी जो पढ़ा है उससे रिलेटेड, या तैयारी से रिलेटेड? कोई सवाल है तो पूछिए। कहीं कोई दिक्कत आ रही है, किसी सब्जेक्ट में प्रॉब्लम हो रहा है? 4 महीना बचा हुआ है। कोशिश ये करना है कि जो पढ़ना है पढ़िए। रोजाना कम से कम 10 से लेके 50 सवाल बनाना है। सारे स्टूडेंट को तो चाहिए। जहर जहर डे ब्लाइंडनेस होता है ना? क्या कह रहे हैं? तो जहर डे ब्लाइंडनेस को बोलते जहर? हैं, डे ब्लाइंडनेस। हाँ, डे में नहीं दिखता है, डे ब्लाइंडनेस है। जी सर। दिनौंधी जो साहब ने बोल दिया ना कि शबकोरी के उल्टा है। इस मर्ज में दिन के वक्त नहीं दिखाई देता। सर यही सर्दियों में ज्यादा होता है। जी सर्दियों में जहर ही होता है, हाँ, सर्दियों सर्दियों में के ज्यादा मौसम में। होता है। सर्दियों में ज्यादा होता है। ठीक है। चलिए, तो अभी जो जो 4 महीने बचे हैं, इसमें पढ़ना तो है नहीं, पढ़ने के साथ साथ क्वेश्चन पे फोकस करना है कि जितना आप ज्यादा कुछ सवालात बना सके। जो टारगेट दिया है उस टारगेट को पढ़िए। 15वें दिन 15 तारीख को एग्जाम टेस्ट होगा, और टेस्ट से अपने को इवैल्यूएट करना है कि हम मेरा कौन सा सब्जेक्ट अच्छा नहीं जा रहा है और किस पर फोकस करने की जरूरत है, और इसमें किस तरह से सवाल पूछे जाते हैं। ये सब आपको उससे समझ में आएगा। और फोकस करना है ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन बनाने का। जो प्रीवियस क्वेश्चन है उसको इकट्ठा कीजिए, रोजाना पढ़िए, सवाल को पढ़िए, उसके ऑप्शंस को देखिए, उसको बुक में जाके देखिए। एक सवाल से 10 क्वेश्चन बनाइए, और फिर उसको टेक्स्ट बुक में पढ़ करके समझिए। तो इस तरह से करेंगे तो इंशाल्लाह मुश्किल नहीं है, आसान, तैयारी अच्छी से हो जाएगी। ठीक है, कोई सवाल हो आप ग्रुप में पूछा कीजिए।